नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है श्री अन्न की खेती यानी कि मोटा अनाज। मोटा अनाज क्या है, इससे क्या लाभ है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ पीएन त्रिपाठी साहब। आप कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफल किसान गुलाब सिंह मेवाड़ा जी। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले आप ही के पास मैं आऊँगा त्रिपाठी साहब। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज हमारे विषय को लेकर, मोटा अनाज क्या है, इसका दैनिक आहार में क्या महत्व है, हमारे किसान भाइयों को आज आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बता ही दिया कि मैं डॉक्टर पीएन त्रिपाठी की कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना से हूँ जी। और जो आज का जो विषय है हमारा कि मोटा अनाज क्या है। मोटे अनाज को यदि हम परिभाषित करें तो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा सुगमता से जो अन्न उगाया जाए उसको हम मोटा अनाज के रूप में परिभाषित करते हैं जी। और ये जो है कहना चाहिए कि तृणधान्य के अंतर्गत, तृणधान्य माने कि चारा जो धान्य फसल है उसके अंतर्गत ये मोटा अनाज आता है जी। और यदि हम इसकी महत्ता की बात करें तो यदि हम अपने दैनिक भोजन में यदि हम मोटे अनाज के बने हुए यदि हम व्यंजन कहें कि जो आइटम यदि हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सभी तरह के पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाती है। खनिज लवण मिल जाते हैं जी। प्रोटीन अच्छी गुणवत्ता का मिल जाता है। तो माने कहना चाहिए कि पोषक तत्वों का ये मोटा अनाज जो है खजाना है। बिल्कुल, पोषक तत्वों का ये भंडारण है। हाँ। दूसरी बात हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि मोटा अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, ये भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल सही बात है। मोटा अनाज के अंतर्गत हम 7 फसलों को यदि हम वर्गीकृत करते हैं जी। जिसमें हम सबसे पहले हमारा ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, रागी है जी, कंगनी है, हरी कंगनी है, सावा है। इस तरह से ये मोटे अनाज के अंतर्गत ये कुछ जो है विशेष जो है फसलें आती हैं। जी। हमारे साथ सफल किसान गुलाब सिंह जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गुलाब जी, अभी आप मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसल पर काम कर रहे हैं, जरा अपने बारे में भी बताइए आप। मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैं एक ग्राम बोरखेड़ी जिला भोपाल का किसान हूँ। तो मैंने एक एपीओ बनाया। एपीओ के द्वारा जो भी किसान हैं हमारे, उनको हमारे जो मोदी जी का एक विजन है मोटे अनाज के ऊपर, तो मेरे पास 5000 किसान हैं और कुछ महिला है। तो उनको हम मतलब मोटे अनाज पे हमारा काम हमने शुरू किया है। तो लगभग अभी हमने मक्का पे काम किया है। मक्का के बाद में मतलब रागी पे भी किया था, लेकिन रागी में कुछ हद तक हम सफल ना हो पाए। इसलिए हम जितना भी हमारे एपीओ के बाहर भी जो किसान भाई जुड़े हैं उनको हम मोटा अनाज पर ज़्यादा इसलिए जोर दे रहा है कि मोटा अनाज ऐसा है कि उसको जैविक के रूप में लिया जाता है। उसमें ना तो दवाई ज़्यादा डलती, ना ज़्यादा खाद डलता है, बहुत कम लागत में। जैसे हमारा मोटा अनाज श्री अन्न है, ये इसकी उपज बढ़िया भी मिलती है और किसान को लागत का बहुत कम 0% मान लो इतने में वो कंप्लीट हो जाती। तो किसान भाइयों को मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ गांव-गांव जाके कि अपन मोटा अनाज पे काम करेंगे और मोटा अनाज पे एक बहुत बड़ा काम निकालेंगे। तो उस एपीओ के द्वारा किसानों को कुछ फ़ायदा भी होगा। अगर किसान हमारा मोटा अनाज उगाता है तो बहुत क्वांटिटी में ख़रीद के हम उसको मतलब विदेश देश तक हम सप्लाई करेंगे। ये हमारा एपीओ का सपना है, हम काम हमारा चल रहा है। इसकी मार्केटिंग के लिए आप क्या करेंगे, कैसे आप इसकी उत्पादन को लेकर, इसके रोजगार को लेकर, उपज को लेकर कैसे काम कर रहे हैं आप?
हाँ सर, इसमें क्या है कि मेरे पास कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर है जी। उसमें जैसे दाल मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल, राइस मिल, ग्रेडर, सेपरेटर, सभी कृषि यंत्र है। तो सर उसमें अपन एक मिलेट आटा बनाने का हमारा काम चल रहा है। उसमें मिलेट आटे में अपन पूरा जो मतलब मोटा अनाज है उसको पीस कर 2 किलो 1 किलो का पैकेट बना के मतलब विदेश जी। तक इसको भेजाने का हमारा प्रयास है। तो हम इस पे बहुत ज़ोर से हमारा काम है और एक बढ़िया प्लान बन चुका है, अभी हम करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मोटे अनाज पर पूरी प्लानिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, उत्पादन से लगाकर रोजगार और इसकी मार्केटिंग पर। त्रिपाठी साहब, जिस तरह से आपने सुना कि कैसे मोटे अनाज पर काम हो रहा है, दूसरा मेरा सवाल ये भी है आपसे कि मध्य प्रदेश में, देश में मोटे अनाज की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले हैं मौसम के अनुकूल, जलवायु के अनुकूल, जहाँ पर मोटे अनाज की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं? बिल्कुल। यदि हम क्षेत्र की बात करें जी। तो सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं तो पूरे हम मध्य प्रदेश में, वैसे पहले हम देश की यदि बात करते हैं तो जब हम आज़ाद हुए जी। उस तक करीब 49% एरिया जो कल्टीवेटेड एरिया था वो मोटे अनाज के अंतर्गत आ रहा था। लेकिन क्योंकि उस समय ये समस्या थी कि हमारे पास में पर्याप्त अनाज नहीं था, तो उस समय उत्पादन की दृष्टि से हम विशेष रूप से गेहूं, चावल और मक्का पे ध्यान दिए जी। और हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हमारा अच्छा उत्पादन, क्योंकि अच्छी किस्में आई, उन किस्मों का उपयोग करके किसान भाई अच्छा उत्पादन बढ़े और आज की स्थिति पे हम जो है सफिशियंसी पे हैं, हमारे पास पर्याप्त अनाज है। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि हमने ध्यान उत्पादन पे दिया और विशेष रूप से चावल है, गेहूं और मक्का पे दिया है, तो ये श्री अन्न के अंतर्गत जो फसलें आती हैं उनका एरिया धीरे धीरे कम होता चला गया है। तो अब आज की स्थिति पे हम 7 से 8% पर आ गए हैं, जो कि 49% था, वो अब करीब 7 से 8% एरिया पूरे, यदि हम मध्य प्रदेश और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा मौसम, दूसरी बात ये कि इसमें मिट्टी की क्या आवश्यकता होती है, ये भी आप किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल सही बात है कि मिट्टी, हमारे मध्य प्रदेश की जो जलवायु है जो है निश्चित रूप से कहना चाहिए कि मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। और जैसे हम पूर्वोत्तर में हमने बात किया, वैसे पहले एक तो ये धारणा रहती है कि जहाँ पे हम यदि गेहूं, धान और मक्का और ऐसी प्रमुख फसलों की यदि हम खेती नहीं कर पाते हैं जी, तो निश्चित रूप से या कि अवर्षा हुई, वर्षा कम हुई है और कुछ और कोई दूसरी ऐसी चीज़ें आई कि हम समय से नहीं कर पाए, तब फिर हम सोचते हैं कि मोटा अनाज ही क्यों ना लगा लिया जाए। तो ऐसी स्थिति पे वो ज़मीन जो ज़मीन की बहुत अच्छी नहीं रहती, माने उर्वरता स्तर उसका कम रहता है और पानी भी देखा जाए तो पानी की भी सुविधा नहीं रहती, तो मैंने कहना चाहिए कि सूखा, क्योंकि इसमें क्षमता होती है, सूखा सहन करने की क्षमता होती है, कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे देती है, कम उर्वरता में भी खराब, माने एक बहुत अच्छी मिट्टी नहीं, इसके बावजूद भी अच्छा उत्पादन ये मोटे अनाज दे देते हैं। तो हम मोटे अनाज को इस तरह से, अभी हमारा क्षेत्र जो है कम उपजाऊ, कम अच्छी मिट्टी और कम कोई ऐसे प्रबंधन को करके हम अभी इसका उत्पादन ले रहे हैं। बिल्कुल। पानी की भी कम आवश्यकता होती है, ये भी एक बड़ी बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यदि हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए जो वार्षिक वर्षा का जो होना चाहिए वो करीब 800 लेकर के यदि 1400, 1200, 14 तक mm यदि बारिश होता है तो उस क्षेत्र में हम ज़्यादातर गेहूं लेते हैं। लेकिन ये मोटे अनाज के लिए तो आप 350 से लेकर के 500 तक mm की यदि वार्षिक वर्षा हुई है और मौसम अर्ध शुष्क से लेकर के शुष्क है और तापमान भी यदि बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति पे भी ये मोटे अनाज जो है उत्पादन दे देते हैं। बिल्कुल। गुलाब जी के पास मैं आऊँगा। गुलाब जी, आप तो लंबे समय से मोटे अनाज पर काम कर रहे हैं, कितनी ज़मीन में आप खेती करते हैं? दूसरी बात ये भी कि रोज़गार से कितने लोगों को आपने जोड़ रखा है? हाँ
सर क्या है कि मैं 2003 से मैंने जो जैविक खेती पे काम किया है, तो इसमें अपन मोटा अनाज पे भी काम कर रहे हैं। और जो मेरा एफपीओ बना है, तो एफपीओ में करीबन मैंने बताया था 5000 किसान, 3500 महिला जुड़ी है। तो उनको अपन जैसे अभी मोटे अनाज पर अपन ने मक्का के आटा भी बनाया था हमने, उस पर भी हमारी वो महिला काम करती है। और एक कार्यक्रम है मोदी जी का जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम योजना जी, उसमें भी मैंने बहुत वो महिलाओं को जोड़ी है, ताकि हमारी महिला अच्छा काम करे। और काम करने के साथ में जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज का बीज भी हम जैसे एफपीओ की 3 महीने 6 महीने में मीटिंग रहती, तो मोटा अनाज भी वितरण करते हम। जैसे हमने अभी मक्का का किया था, उसके बाद में हमने बाजरा का किया था, बाजरा के बाद में आत्मा के द्वारा हमने ज्वार का भी किया था। तो हमारी किसान का कुछ एक मतलब जागरूक हुए भी है, ताकि हम मोटा अनाज पर जाए। और मोटा अनाज खाने से अपना मतलब स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। बिल्कुल। इसलिए हमारा किसान मोटे अनाज की ओर तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ समय लगेगा। और उसके बाद में जो हमारा एफपीओ के द्वारा हम हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जैसा मोटा अनाज है, जैविक खेती है, वगैरह वगैरह की। तो किसान को एक मॉडल बनाने की तैयारी में एफपीओ हमारा, ताकि हमारा किसान मॉडल बने और एक अच्छी उपज पैदा करे। जैसा किसान गेहूं पे जा रहा है, सोयाबीन पे जा रहा है, तो उसको अपन ने बहुत कम क्वांटिटी में किसान को मतलब 10% लाके अभी हमने 60% पे किया किसान को। सोयाबीन बहुत कम कर दी, मक्का, और अभी मोटे अनाज पर किसान हमारा आया है। बिल्कुल जागरूक हुआ है किसान जी। तो जागरूक किसान हो रहा है, इसके लिए आप प्रशिक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको आप कार्यशाला के जरिए बता रहे हैं। खेती के साथ साथ किसान भाई पशुपालन से कैसे जुड़ सकते हैं, ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं, ये भी आप बताएं। जी सर, देखो खेती से पशुपालन तो एक ऐसा धंधा है कि खेती से बहुत जुड़ा हुआ है। अगर किसान भाई एग्रीकल्चर करता तो उनको पशु रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो पशु जो खेती के अंदर से जो भी अवशेष निकलते वो पशु के काम आ जाते हैं। और पशु के काम के साथ साथ अगर किसान खेती पर रहेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। किसान किसका एक साथी पशुपालन पशुधन है। तो पशुधन के साथ अगर हमारा किसान काम करेगा तो उसको पैसा भी मिलेगा, उसको आय भी मिलेगी, और उसके बाद में उसका गोमूत्र गोबर से खाद भी बनेगा। तो किसान हमारा प्राकृतिक खेती पे जाएगा, और अगर किसान प्राकृतिक खेती पे गया तो उसका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और आने वाली हमारी पीढ़ी को जो हमें ज़मीन बचा के जाना, तो हमारी ज़मीन का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वातावरण भी ठीक रहेगा। तो किसान को इस तरह एक बहुत बड़ा फ़ायदा और एक बहुत बड़ा मॉडल बन के की तैयारी है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप मिलेट्स की खेती के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि गुलाब सिंह जी ने बताया है। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पीएन त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास आऊँगा कि किसान जिस तरह से मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, सरकार और कृषि विभाग इसको बढ़ावा देने के लिए कैसे काम कर रहे हैं, ये भी किसान भाई जानना चाहते हैं। जो सरकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो योजनाएं सरकार चला रही है, उसके बारे में भी आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। ये क्योंकि श्री अन्न की महत्ता अब लोगों को समझ में आई है। अब शहरी लोग भी उस श्री अन्न के कई प्रोडक्ट को जो है उपयोग करना शुरू किए हैं, तो उसके बारे में अब जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। लेकिन और इस दिशा में हम काम करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र और जो भी NGO हैं और जो कृषि विभाग है, ये मिलकर के भी ये SRLM हैं, तो ये हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें एक प्रशिक्षण के माध्यम से
और प्रदर्शन के माध्यम से और एक्सपोजर विजिट, ये 3 चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम कि जो नई किस्में आई हैं और क्या इसका उत्पादन बेहतर तकनीक हो सकती है, उस तकनीक को लेकर के हम एक किसान माने कहना चाहिए कि गांव का चयन करके और वहाँ 8 से 10 किसानों को हम बीज और जो उत्पादन के और जो आयाम है वो उनको हम प्रदान करते हैं। और जब फसल की बीच बीच में जैसे वानस्पतिक वृद्धि है उस काल में और फिर उसमें जब फसल पकने लगती है, ऐसी स्थिति पे हम किसानों को ला करके एक्सपोजर विजिट भी करवाते हैं, दिखाते हैं कि यदि हम श्री अन्न की, यदि ये मोटे अनाज की ये फसल का यदि हम उत्पादन बेहतर यदि करना चाहते हैं, जैसे हम गेहूं चावल का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, तो यदि हम चाहें तो इस तरह से यदि हम उत्पादन तकनीक सही जो वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक है उसको अपना करके हम ज़्यादा बेहतर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जो वो हमें उत्पादन प्राप्त होगा तो उसको हम वैल्यू एडिशन के माध्यम से फिर उसको हम मार्केट के लायक वैल्यू एडिशन के माध्यम से उसको हम करेंगे, तो उससे हमें ज़्यादा मुनाफा हमें प्राप्त होगा और साथ ही साथ नए रोजगार का भी अवसर उसमें प्रदान होंगे। SRL भी इसी तरह से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित देने का वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में ले आते हैं, वहाँ भी हम उनको देते हैं प्रशिक्षण, क्योंकि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में होम साइंटिस्ट भी रहते हैं, तो उनको किस तरह से प्रोडक्ट हम वैल्यू एडिशन पे हम क्या काम कर सकते हैं उसको लेकर के हम समय समय पर प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं और किसानों को इसके बारे में कि मोटा अनाज का उत्पादन और किस तरह से वैल्यू एडिशन करके हम ज़्यादा कमा सकते हैं। सवाल ये भी कि जिन लोगों के पास खेती किसानी की व्यवस्था नहीं है तो वो युवा कैसे जुड़ सकते हैं प्रोसेसिंग के ज़रिए, कैसे रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं उनके लिए? हाँ सर, अगर जो जिनके पास अगर ज़मीन नहीं है तो वो कस्टम प्रोसेसिंग की मशीन डाल के जैसा दाल भी बनाते, दाल का बेसन बनाते, बेसन के बाद में अगर मिक्सचर बना के अगर वो जैसे प्रोसेसिंग धीरे धीरे करेगा तो उनको भले खेती नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ निकल के आएगा। और उसके बाद में अभी आपने पशु के बारे में पूछा था सर, अगर मान ली जाए कि कितना भी पढ़ा लिखा अगर युवा है, अगर वो पशुपालन की ओर जाएगा तो पशुपालन में बहुत बड़ी आय है। उसका क्या है कि पूरा काम आ जाता है, जैसे गोमूत्र है, गोबर है, उसका कचरा वेस्ट का उसका वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, तो वो जैविक खेती में बढ़िया अच्छा खाद बना के भी बेच सकता है। वो जो खाद है जैसे उसका एक नाम हमने दिया है कि कचरा से कंचन। जो कचरा पहले किसान आग में लगा देता था, रोड पे फेंक देता था, पर लेकिन आज किसान को अपन ने जागरूक किया है, सरकार ने भी किया है, हमारे आत्मा और है तो अपने बड़े बड़े उद्यान विभाग है, बड़े बड़े अपने फार्म है, उन्होंने दिया है, तो किसान जैविक खेती पे आया है। और जो कचरा रोड पे फेंकता था और आग के हवाले कर देता, आज वो किसान बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो कचरे से कंचन। तो जागरूकता का इसमें बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। त्रिपाठी साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि श्री अन्न की खेती से युवा कैसे जुड़ सकते हैं, प्रोसेसिंग की क्या संभावनाएं हैं युवाओं के लिए, क्या संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे? बिल्कुल, इसमें ये है कि जिनके पास ज़मीन है तो वो जो नौ युवा हैं जो कृषक के रूप में हैं, तो एक तो खेती को करें, उसको FPO के माध्यम से या कि SSD ऐसे ग्रुप बना करके और मोटे अनाज का उत्पादन शुरू करें। फिर दूसरा उसमें स्टेप आता है कि वैल्यू एडिशन का, तो वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन करके उत्पाद नए नए उत्पाद बनेंगे। हम उसके आपके बिस्किट्स भी बन रही, नमकीन बन रहा है, आप उसकी बर्फ़ी बन रही है और आटा तो है ही, पोहा बन रहा है। अब उसका माने इस तरह के कई तरह के उत्पाद मार्केट में हैं, तो उसमें FPO के माध्यम से या कि SSG के माध्यम से इस तरह से युवा जुड़ करके एक आमदनी अपनी एक जरिया बना सकते हैं। जिनके पास में ज़मीन नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ है, तो ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान में ले जाना। और कस्टम हायरिंग के माध्यम से कुछ ऐसा कस्टम हायरिंग, कुछ ऐसे ग्रेडर है कि ग्राइंडर है, ये सब चीज़ें ऐसी रख करके कुछ मशीनीकरण को करके और इससे जुड़ करके निश्चित रूप से नए उद्यमी और जो नवयुवा हैं ये उनको भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर श्री अन्न की खेती में अपार संभावनाएं हैं, युवाओं के लिए भी, किसान भाइयों के भी लिए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी त्रिपाठी साहब, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े। गुलाब सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों को जो आपने दोनों ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उम्मीद है किसान भाई इसका लाभ जरूर उठाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में।
चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप भी चलाएंगी। कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए हो रहा काम। इस साल जमकर बरसेंगे बदरा। जायद फसलों की बुआई 55% पूरी और 0% ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि राज्यों में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का कार्य चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री ने मध्य प्रदेश में 100% उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 9% है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर कम से कम 50% गांवों तक सहकारिता और डेयरी गतिविधियों का विस्तार करना आवश्यक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह भोपाल के रविंद्र भवन में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान हुआ। इस मौके पर उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार कामधेनु गौपालन योजना शुरू करेगी। इसके तहत 25 गाय भैंस की एक यूनिट पर 25% अनुदान मिलेगा। किसान अधिकतम 8 यूनिट लगा सकेंगे। कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद स्थित अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री श्री अवी दिख्तर के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इजराइल के कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री के रूप में श्री दिख्तर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कृषि सहयोग समझौते और कार्य योजना पर हस्ताक्षर करके दोनों देशों ने कृषि विकास क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। इस समझौते से मृदा एवं जल प्रबंधन, बागवानी एवं कृषि उत्पादन, फसल पश्चात प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन तथा अनुसंधान पर विकास के क्षेत्र में सहयोग मजबूत होगा। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। भारतीय मौसम अनुसार भारत में मॉनसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। इस बार अल नीनो की स्थिति बनने की आशंका नहीं है। जून से सितंबर तक इस बार जमकर बारिश का आसार जताया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। गर्मी ने भले ही इस बार जल्दी दस्तक दे दी हो, लेकिन मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार मौसम में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। इससे किसानों और आम लोगों को राहत मिलेगी। IMCD ने प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि इस पूरे मानसून सीजन में अल नीनो की स्थिति नहीं बनेगी। भारत में मानसून के 4 महीनों यानी जून से सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश का आंकड़ा 87 सेंटीमीटर से दीर्घकालिक औसत का 105% रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा नहरों या निर्दिष्ट क्लस्टर में अन्य स्रोतों से सिंचाई जल आपूर्ति के नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की उपयोजना को मंजूरी दी है। इसमें प्रायोगिक परियोजना के रूप में वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पहले 1600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। शुरुआत में यह उपयोजना लगभग 80,000 किसानों को कवर करते हुए 78 जगहों पर चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य मौजूदा स्थापित स्रोत से लेकर 1 हेक्टेयर तक के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करना है। ये पाइप नहरों आदि सिंचाई स्रोतों से खेतों तक पानी ले जाएंगे। इस प्रकार जल स्रोतों से दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बहुप्रतीक्षित योजना अमल में आएगी। प्रदेश में जायद फसलों की बुआई किसानों द्वारा शीघ्रता से की जा रही है। अभी तक 7,36,000 हेक्टेयर में जायद फसलों की बुआई की जा चुकी है। गत वर्ष समान अवधि में 4,88,000 हेक्टेयर में बुआई की गई थी। इस वर्ष 13,47,000 हेक्टेयर में जायद फसलों की बुआई प्रस्तावित है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सबसे अधिक मूंग की बुआई
16,000 हेक्टेयर में की गई है। पिछले साल समान अवधि में 3,99,000 हेक्टेयर में बुआई की गई थी। चालू सीजन में 11,58,000 हेक्टेयर में मूंग बोने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य की तुलना में 53% मूंग की बुआई की जा चुकी है। उड़द की बुआई 50,703 हेक्टेयर में की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न मंत्री परिषद की बैठक में राज्य पशुपालन एवं डेयरी संबंधित गतिविधियों में रोजगार के नवीन अवसर बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ने से जीएसडीपी में वृद्धि और राष्ट्र की जीडीपी में योगदान बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना की निरंतरता वर्ष 2024-25 तथा 25-26 रखते हुए योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना रखे जाने का निर्णय लिया गया है। स्वीकृति अनुसार सहकारिता के माध्यम से पशुपालन गतिविधियों के लिए 0% ब्याज दर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। नस्ल सुधार के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम और बांझ निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, चारा उत्पादन कार्यक्रम, प्रदेश की मूल गौवंशीय नस्ल एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम तथा पशुपालकों को योजनाओं की जानकारी प्रदाय करने एवं उन्मुखीकरण के लिए प्रचार प्रसार कार्यक्रम की निरंतरता पर स्वीकृति दी गई। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज किसान भाइयों आपने जाना कि श्री अन्न की खेती क्या है, कैसे आप इसको कर सकते हैं। इसके ज़रिए मोटा मुनाफा आप मोटे अनाज से कमा सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं किसान भाइयों के लिए श्री अन्न की खेती के क्षेत्र में। मोटे अनाज से भरपूर है, क्योंकि पोषण से भरपूर है मोटा अनाज, तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें। आज के हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।